मैम ऐसा क्यों है कि वरना तो जो मर्जी घर में चल रहा हो वो एक अलग बात होती है, इंटरनल इश्यूज बिल्कुल एक सेपरेटली, लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर तो सारे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, जितना मर्जी बड़ा मामला हो, जितनी मर्जी इख्तलाफात हो। यहाँ पर क्यों इस तरह से नजर आ रही है तफरीक? देखिए अलीना, आइडियली तो वाकई ही ये जो वाक़या हुआ है जाफ़र एक्सप्रेस का, ये इतना बड़ा और दिल दहलाने वाला वाक़या था कि इसके ऊपर तो कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना ही नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। इसके अंदर तो एक्चुअली कंसेंसस बिल्कुल होनी चाहिए। एपीएस जितना बड़ा वाक़या था और उसके अलावा भी हमारे यहाँ ऐसा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, तो ये तो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक वाक़या हुआ है। और जिस तरह से दहशतगर्दी की लहर वापस आ रही है, तो इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस होनी चाहिए। आपने पूछा क्यों नहीं हो रही? शहज़ाद ने भी उसकी तरफ इशारा किया, फ़खर ने भी बात की। देखिए, जो पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन है, जो इस वक़्त ये इस तरह की जो सोच है, जो आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस जैसे अहम मामले के ऊपर, यानी दहशतगर्दी का इतना बड़ा ये मामला हुआ, इसके ऊपर हम एक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बना पा रहे। और यही हो रहा है कि तुम ज़िम्मेदार, तुम ज़िम्मेदार। अब आप देखिए कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने देखा होगा, इवन इमरान खान साहब की जो ट्वीट का ज़िक्र भी फ़खर ने किया, उस ट्वीट के अंदर उन्होंने अपनी हुकूमत की तारीफ़ की कि उनके होते हुए जो था वो टेररिज़्म इंडेक्स के अंदर जो था वो बेहतरी आई थी और क्या चीज़ें चल रही थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्या क्या वजूहात हैं, क्या हो सकता है कि क्यों नहीं ये चीज़ें सही चल रही। लेकिन उनकी ट्वीट के अंदर जाफ़र एक्सप्रेस के बाद जो है, जो बाकी मसाइल थे वो फ़ॉरेन पॉलिसी, और वो फिर अडयाला जेल मैनुअल के ऊपर भी आ जाते हैं। यानी कि वो अपने ऊपर भी जो उनके ऊपर बीत रही है, वो उसके ऊपर भी आ गया। अच्छा, इस पे जो है, वैसे मोहसिन दावड़ साहब ने बहुत अच्छी उनको कोट ट्वीट करके उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में तनज़्ज़ुली जब दहशतगर्दों ने काबुल पर कब्ज़ा किया, तो आपने फरमाया कि अफ़गानिस्तान में अवाम ने गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं। हमने उस वक़्त कह दिया था कि ये तबाही है, और फिर वही हुआ। आपके दौर में जब हम जेल में थे, तो जेल मैनुअल की इससे कई गुना ज़्यादा खिलाफ वर्जी हो रही थी। उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की। अच्छा, फिर खान साहब ने एक और बात की, जो कि अच्छी बात उन्होंने लिखी, कि बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। लेकिन ये बातें ऑपोज़िशन में जाकर ही पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स, उनकी हुकूमत थी अलीना, तो आपको याद होगा कि उन्होंने किसके साथ उधर हुकूमत बनाई थी? बाप पार्टी के साथ, जो कि एस्टेब्लिशमेंट की ही पार्टी थी। बलूचिस्तान में अवाम बहुत सालों से, बड़े अरसे से डिसएनफ्रेंचाइज़ हो रही है, कई इलेक्शन से डिसएनफ्रेंचाइज़ हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई सियासी जमात जो हुकूमत में आती है, वो इस पे बात नहीं करती। हाँ, ऑपोज़िशन के अंदर हम बहुत बातें सुनते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ अलीना आ जाए, जो बात हो रही है कि नेशनल एक्शन प्लान 2 और ये सब। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान 1 का क्या बना? आप मुझे बताएँ, नेक्टा को क्या स्ट्रेंथन किया गया? उसके अंदर कहा था कमिटमेंट दी गई थी, नहीं। कहाँ है नेक्टा के बारे में हम कितना सुनते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कहा गया था कि लिटरेचर, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स जो हेट्रेड प्रमोट करते हैं, एक्सट्रीमिज़्म प्रमोट करते हैं, सेक्टेरियनिज़्म प्रमोट करते हैं और इंटॉलरेंस प्रमोट करते हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप मुझे बताएँ, आप अभी भी जाकर देख लें, आपको नज़र आ जाएगा कि कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये सब कुछ। और एक्सट्रीमिज़्म, उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हम ब्लैक लिस्ट होने जा रहे हैं दुनिया में। फिर कहा था कि रिलीजियस परसिक्यूशन के खिलाफ इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाएँगे। कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, ओके। फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिवैम्प और रिफॉर्म करने का कहा गया। आप मुझे बताएँ कि ये कहाँ हुआ? ये जो नैप के अंदर, यानी ओरिजिनल नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो चीज़ें थी, जो वादे किए गए थे, वही नहीं पूरे किए गए, वही कमिटमेंट नहीं पूरी ओके। की गई। ओके। बात सेकंड की हो रही है, बिल्कुल आप अपडेट करें, लेकिन आप कंसेंसस बनाएँ और पहले जो चीज़ें रह गई हैं, उनको तो इम्प्लीमेंट कराएँ, वो ज़रूरी है। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, सियासी क़यादत क्या कर रही है? आपके घर में आके कोई बाहर से हमला करे, जितने मर्जी इख्तलाफात हों, जो मर्जी हो, ये जो रिस्पॉन्स आया, क्या जस्टिफाइड था दोनों साइड से? देखिए, आज वो जो कौमी असम्बली में मैं सुन रहा था, कोई एक स्पीकर ऐसा नहीं था जिसने बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसका इयादा किया हो। जाफ़र एक्सप्रेस तो एक आउटकम है ना बहुत सी चीज़ों का, जो हमें नज़र आती है कि दहशतगर्दी का ये और बहुत ही संगीन वाक़या है। लेकिन बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कोई एक तकरीर बताएं जो बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ तकरीर हो कि बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या है, बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते हुए क्या हैं, बलूचिस्तान में ओवरऑल क्या हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब को ऐसा लग रहा था कि उन्हें बलूचिस्तान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और माशाल्लाह हमारे वज़ीर दाखिला तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे, जिनको आज होना चाहिए था।
मसला ये है कि वो खुद मुस्लिम लीग नून के नहीं है, वो तो लाए गए हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला तो हैं। देखिए पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है मुख्तलिफ, चाहे वो आप तालिबान, अलकायदा, दाइश रिलेटेड हो, उसका पाकिस्तान में दहशत गर्दी की एक पॉलिटिकल डायनेमिक्स रही हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी को कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल सपोर्ट रही है। जब ये तालिबान वाला फैक्टर था तो उस वक्त पाकिस्तान में जो रिलीजियस पार्टीज़ थी उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता था। इसी तरीके से अगर कराची, हैदराबाद, यहाँ जो लिसानी सिंध में होते थे फसादात, उसमें एक पॉलिटिकल सपोर्ट कहीं ना कहीं नज़र आती थी। इसी तरह आप बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा आप उठा लें, उसमें कहीं ना कहीं आपको सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है चीज़ों के बारे में। और यही रिफ्लेक्शन आती है जब आप इंतहा पसंदी पे गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि इंतहा पसंदी को भी कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट नज़र आती है पॉलिटिकल। यही वजह है कि हमारा कंसेंसस नहीं बनता, यही वजह है कि हम कहीं से बात को कहीं ले जाते हैं। आज बिलावल भुट्टो की आज बहुत अच्छी तकरीर थी, लेकिन उसमें क्या ज़रूरत थी आप कैदी नंबर 804 का जिक्र करते? जब आप नेशनल कंसेंसस की बात कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए उसको एक साइड में रखते। या असद कैसर साहब जो तकरीर कर रहे थे, बलूचिस्तान बताते तो कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, बलूचिस्तान के इश्यूज़ क्या हैं, और ये नेशनल एक्शन प्लान 1, 2, 3 ले आए आप, इससे नहीं है बलूचिस्तान हल होता। बलूचिस्तान के मसले को अगर आपने हल करना है तो बलूचिस्तान की जो संजीदा सियासी क़यादत है जो अब इर्रेलेवेंट हो गई है, उसको बैठना पड़ेगा सबसे पहले। उन्हें सबसे पहले उन लोगों से बात करना पड़ेगा जो आपसे, जो एक नई क़यादत है, एक नई लीडरशिप है, जिसको सपोर्ट भी मिलती है, उनसे गुफ्तगू करें। उसके बाद दूसरे मरहले पे आप उन लोगों से गुफ्तगू करें जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं। चीज़ों को जब अलहदगी पसंद तहरीक कहीं चल रही होती है, अलहदगी पसंद अनासर कहीं ज़्यादा इकट्ठे हो रहे होते हैं, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको सिर्फ एक लाइन पे नहीं सॉल्व किया जाता, उसको मुख्तलिफ जहतों के ज़रिए आप रिजॉल्व करते हैं। यहाँ तो सोच ही नहीं है, यहाँ तो पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान की पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या हैं। यहाँ कोई एक तकरीर ऐसी नहीं थी, बलूचिस्तान पे एक रेजोल्यूशन पास हो गया, रेजोल्यूशंस में बताते तो बलूचिस्तान में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, और रियासत की क्या जिम्मेदारी है, इसका फेलियर कहाँ हुआ है, इस चीज़ों का हम उन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं करते। तो हम बलूचिस्तान पे पॉलिटिकल कंसेंसस कैसे बनाएंगे? ना पीटीआई को बलूचिस्तान की पॉलिटिकल डायनेमिक्स का पता है, ना हुकूमती बेंचेस पे नज़र आता है, वरना आज कहीं 1, 2, 4 तकरीरें तो होती जो स्पेसिफिकली बलूचिस्तान की पॉलिटिकल टेररिज्म, इन सारी चीज़ों का इयादा करती। पाकिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर सेक्टेरियनिज्म भी रहा, बलूचिस्तान के अंदर अलकायदा, तालिबान का जोर भी रहा, बलूचिस्तान के अंदर देखिए, बलूचिस्तान का एक लाइन, बलूचिस्तान में पाकिस्तान में पहले कौमी सियासत होती थी, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। उसके बाद जब आपने मार्शल लॉ लगा दिया, नैब पर पाबंदी लगा दी, तो वो कौमी सियासत कौम परस्त सियासत बन गई। ठीक है। जब आपने कौम परस्त सियासत को दबाना शुरू किया तो फिर ये अलहदगी पसंदी की तहरीकें जन्म लेनी शुरू करी। इन चीज़ों को जब तक आप समझेंगे नहीं, आप बलूचिस्तान के मसले को हल नहीं कर सकते। ठीक है।